हेलो गाइज, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग ले रहे हैं जनरल फिजिक्स के 300 एंड एबव क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हमारा बहुत सारा वीडियोस हो चुका है और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 200 से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। कोई गतिशील वस्तु है, उसके चाल को आपने दोगुना कर दिया तो उसका गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत बार देखा है। एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, आपने v को डबल किया यानी v 2v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक यानी रियल गैस के दाब, प्रेशर P, आयतन V यानी वॉल्यूम V तथा परम ताप टेम्परेचर T है। ठीक है, इसमें से आपको एक रिलेशन दर्शाया हुआ है, वो है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि इस केस में, अच्छा सबसे पहले आपको ये बताया हुआ है कि इसमें ए बी तथा आर नियतांक यानी कांस्टेंट हैं। तो नियतांक ए की विमाएं या डायमेंशन क्या हो सकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन पढ़ दो। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि वास्तविक रियल गैस के दाब यानी PVT, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में जो कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, और आपको वो है आपका ए बी आर, सॉरी ये वेरिएबल्स नहीं है, ये कांस्टेंट है, ए बी और आर। अब यहाँ पे आपको ए का क्या डायमेंशन हो सकता है वो पूछा गया है। अब आप इसको कैसे निकालोगे। तो देखो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा गौर से आप देखो, इसको लिखा गया है p के साथ p प्लस ए बाय वी स्क्वायर। अब आप जानते हो कि आप कोई भी दो चीज़ों को एक साथ तभी ऐड कर सकते हो जब उसका डायमेंशन सेम हो। यहाँ से सबसे पहला चीज़ आपको ये समझना है कि आपका जो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, इसमें से a अपॉन वी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन है वह किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा p के। ठीक है, ये बात क्या आपका क्लियर है। अगर ये क्लियर है, क्योंकि अगर ये ऐड हुआ है तो इस दोनों का डायमेंशन सिमिलर होगा तभी ये दोनों ऐड हुआ होगा, नहीं तो ऐड नहीं होता। अब यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करके निकाल सकते हो। a का क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा p इंटू वी स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, p का डायमेंशन क्या होता है, p का डायमेंशन होता है m l t माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। ये होता है आपका p का, क्योंकि p का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ का क्यूब यानी एल क्यूब हो जाएगा और इसका स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसको यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो L2 और यहाँ पे हो जाएगा टोटल L6। तो 6 में आप जब L को माइनस करोगे 2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ओके, तो यहाँ से मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूँ। A इक्वल टू हो जाएगा MLT माइनस 2, ये तो आप रहने ही दो, यहाँ से हो जाएगा L2 और इंटू ये हो जाएगा L6। तो अब देखो ये 2 को अगर यहाँ से हटाओ तो ये हो जाएगा L4। ठीक है, 6 खत्म हो जाएगा 4 और एक L यहाँ से, यानी टोटल L हो गया 5, यानी A का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा ML5T माइनस 2। क्लियर है, ये होगा इसका डायमेंशन। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपका ये मैच कर रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 सॉरी ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में आपका है ML5T माइनस 2। ये हो गया आपका A का डायमेंशन जो आपसे पूछा जा रहा था। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि सही मात्रकों में प्रदर्शित नहीं की गई है। यानी जो भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। कि पहला देखो, प्रतिबल यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी विकृति। तो प्रतिबल अपॉन विकृति ये आपका यंग मॉडुलस होता है इलास्टिसिटी का, ये सही है। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सही है।
अब यहाँ से देखो, यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसका फॉर्मूला होता है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो गया, और स्ट्रेन जो है ये यूनिट लेस होता है, ठीक है, आप याद रखना। इसी कारण से इसका हो गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सही है। दूसरा देखते हैं, यह है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी एनर्जी का ये यूनिट नहीं होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर एनर्जी का हो जाएगा वो, तो आपका ये गलत है। अगला है दाब या प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सही है, ठीक है। तो आपका तीसरा गलत था। अगला क्वेश्चन है कि किसी कण के वेग वेलोसिटी v तथा समय t में निम्नलिखित संबंध है, तो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी v और समय t में, ये क्या है, v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर, तो कण की गति है। अब आपको अगर ये रिलेशन दिया हुआ है तो कण का गति किस तरह से होगा वो आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या है, यह है कि एक समान त्वरण एक्सलेशन के साथ, एक समान मंदन यानी रिटार्डेशन, असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म त्वरण के साथ, या शून्य त्वरण के साथ। तो यहां से आपको सबसे पहले निकालना होगा, सॉल्व करना होगा। देखो ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन है असिस्टेंट ड्राइवर या लोको पायलट 2005 का, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, v और t के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से, यानी वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। अब आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। तो आप जानते हो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ था कि एक्सेलरेशन जो होता है वह वेलोसिटी का एक डेरिवेटिव होता है। मैंने बताया हुआ था कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन आप लेते हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, dv/dt, ये आप करते हो तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो v आपका था 20 प्लस 0.1 t, 20 तो कांस्टेंट है तो ये तो खत्म हो जाएगा, और 0.1 t स्क्वायर जो था वहां से 2 सामने चला आएगा, ठीक है, 2 इंटू 0.1 और ये हो जाएगा t, तो ये आपका निकल गया एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो कि इसका त्वरण जो है वह समय पे डिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे t आपका खत्म नहीं हुआ, यानी त्वरण समय पे डिपेंडेंट है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो अब देखो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये क्या है, असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म त्वरण के साथ। तो त्वरण टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 3। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है कि M1 M2 द्रव्यमान की 2 कारें क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रही है। उनकी चालें इस प्रकार है कि वे एक ही समय अंतराल में अपने पथ का एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो कारों के कोणीय वेग का अनुपात क्या होगा। देखो एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका MP यानी मध्य प्रदेश के PCS का क्वेश्चन है, 2000 का ये क्वेश्चन 2000 में ये पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। आप क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ता है फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो एक बार फिर से आप देखो क्या है क्वेश्चन, M1 और M2 द्रव्यमान की 2 कारें क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रही है, यानी 2 सर्कुलर फील्ड है, ठीक है। इस पर 2 कारें दौड़ रही है जिसका मास है M1 M2, और इस जो पाथ है इस पाथ का रेडियस है R1 R2। अब उनकी चालें इस प्रकार है कि वे एक ही समय अंतराल में अपने पथ पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी बोल रहा है कि इसका जो टाइम पीरियड है दोनों का एक चक्कर पूरा करने का वो दोनों सेम है, ठीक है, दोनों का इक्वल है। तो अब आपको क्या बताना है कि कारों की कोणीय वेगों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि कोणीय वेग जो होता है, ठीक है, सबसे पहले आप टाइम निकाल लो। टाइम क्या होगा, टाइम आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, ये देखो ये जो इसका पाथ है यानी इसका जो सरकमफेरेंस है वही इसका डिस्टेंस होगा, एक चक्कर लगाया इसने तो
यानी ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर। क्लियर है? इसका जो आपका सर्कुलर पाथ है, इसका सरकमफेरेंस आप निकालोगे, इसका पेरीमीटर निकाल लोगे तो आपको निकल जाएगा इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये आपका होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई R1 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई R2। क्लियर है? अपॉन वेलोसिटी, तो मैंने मान लिया इसका वेलोसिटी था v1 और इसका वेलोसिटी था v2। ये क्लियर हो गया। अब आपको बोला है कि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से पाई पाई खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो रिलेशन निकल गया वह क्या निकल गया, R1 अपॉन v1 इक्वल टू R2 अपॉन v2। यानी रेडियस का और वेलोसिटी का रेशियो दोनों का समान है। ये यहाँ से आपका निकल गया। अब देखो एक चीज आपको यहाँ से जानना है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यानी डब्लू नहीं, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v अपॉन आर। क्लियर है? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है v अपॉन आर। अब देखो अगर आप एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो निकालो तो ये क्या हो जाएगा, W1 और दूसरे का क्या होगा v1 अपॉन R1 और W2 हो जाएगा आपका v2 अपॉन R2। क्लियर है? तो v1 अपॉन R1 और v2 और R2 ये हो गया ω1 ω2। अब अगर दोनों को आप कंपेयर करते हो यानी रेशियो निकालते हो दोनों का, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ω1 अपॉन ω2 इक्वल टू v1 अब बाय R1 बटे ये क्या हो जाएगा v2 बाय R2। और आपने ऊपर से निकाल लिया है v1 बाय R1 इक्वल टू v2 बाय R2, यानी ये दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हो गया ω1 इक्वल टू ω2, यानी ये रेशियो जो है यह है 1:1 का रेशियो। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर है 3, 1:1। यहाँ पे मास का कोई रोल नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों को जोड़े में विभवाएं समान नहीं है। यानी आपको अगर ये बोला जा रहा है कि जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है एक जोड़ा दिया हुआ है और इसमें से ये आपको बताना है कि किस जोड़े का जो डायमेंशन है वह समान नहीं है। तो देखते हैं पहला संवेग और आवेग। संवेग और आवेग इस दोनों का डायमेंशन क्या होता है, दोनों का डायमेंशन होता है mL_t-1। ठीक है, इन दोनों का होता है, तो आपका ये सही है। संवेग और आवेग दोनों का mL और t-1 ये दोनों का होता है। दूसरा देखते हैं क्या है, तो दूसरा आपका है कि दाब और यंग प्रत्यास्थता गुना, दाब और यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस कांस्टेंट। तो इन दोनों का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका mL-1 t-2। ठीक है, दाब यानी प्रेशर और इस दोनों का समान होता है, यही है इसका mL-1 t-2 इस दोनों का होता है। तीसरा है आपका ऊर्जा और कोणीय संवेग। तो ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का होता है mL2 t-2, ये हम लोगों ने अभी ऊपर भी देखा था। और कोणीय संवेग का क्या होता है, ये होता है mt-2। ठीक है, इसमें कोई लेंथ नहीं होता है, mt-2, तो यानी ये आपका सही आंसर है। इस दोनों जो क्वांटिटीज हैं इन दोनों क्वांटिटीज का डायमेंशन सिमिलर नहीं है। उसके बाद बल स्थिरांक और पृष्ठ तनाव इस दोनों का भी डायमेंशन समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री ताप पर किया गया यांत्रिक कार्य कितना होगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी देखो आपका ASM एग्जाम 1998 RRB का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री ताप पर किया गया यांत्रिक कार्य कितना है। सिंपल सा भाषा में आपको ये बोला जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हो इसमें हीट एनर्जी क्रिएट होता है। ठीक है, और बर्फ आपका पिघलने लगता है, तो वही आपको बोला जा रहा है कितना ऊर्जा क्रिएट होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आप जानते हो कि बर्फ का जो गुप्त ऊष्मा होता है वो होता है 80 किलो कैलोरी। कितना होता है, सॉरी 80 किलो कैलोरी नहीं, 80 कैलोरी। कितना होता है, 80 कैलोरी ये होता है बर्फ का गुप्त ऊष्मा। अगर आपको कैलोरी में आंसर रहता तो आपका हो जाता 80 कैलोरी। देखो यहाँ पे 80 जूल भी है, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर 80 जूल मार सकते हो, लेकिन ये होता है 80 कैलोरी। ठीक है, तो अगर कैलोरी में रहता तो 80 कैलोरी हो जाता, लेकिन कैलोरी में है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 इंटू इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा 4.2 जूल। आप जानते हो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है,
तो 80 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.2 जूल इंटू 80। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 336 जूल। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा 3। 1 ग्राम बर्फ द्वारा 0 डिग्री ताप पर किया गया यांत्रिक कार्य होगा 336 जूल। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप अक्सर इसमें गलत कर बैठोगे। आप जैसे क्वेश्चन देखोगे आप आंसर 1 इसका सही मार दोगे, पर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये है 1 नैनोमीटर और आपका पहला ऑप्शन जो है यह 10⁻⁹ सेंटीमीटर। यहाँ पे आप जानबूझ के इस क्वेश्चन में गलती करते हो ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पर मिस्टेक करने वाला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। अगर यहाँ पे मीटर रहता तो आपका सही होता, लेकिन ये है सेंटीमीटर। इस कारण से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 10⁻⁷ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा आपका -7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि विमाहीन यानी डायमेंशन लेस नहीं है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेन ये डायमेंशन लेस होता है, रिलेटिव डेंसिटी ये भी डायमेंशन लेस है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ये डायमेंशन लेस नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है 1 टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है t, इसलिए कारण से फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन जो है ये हो जाएगा t⁻⁻1। ठीक है, ये इसका डायमेंशन होता है, तो ये डायमेंशन लेस नहीं है, और सब एंगल भी डायमेंशन लेस है, तो और सभी हो जाएगा डायमेंशन लेस। अगला क्वेश्चन है 6 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 10 मीटर पर सेकंड की वेग से घुमाने के लिए पिंड का कितना बल लगाया जाना आवश्यक है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक 6 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, इसको 3 मीटर त्रिज्या के वृत्त में घुमाना है, और स्पीड जो होना चाहिए, वेलोसिटी जो होना चाहिए, वह होना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए आपको कितना फोर्स लगाना होगा वो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें कितना फोर्स लगाने की जरूरत है आपको। तो देखो यहाँ सबसे पहला चीज जो आपको याद रहना चाहिए कि वृत्त में घुमाने के लिए इसको जो फोर्स चाहिए वो होता है अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है mv²/r। ये आपको आता है, अगर नहीं आता है तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि सेंट्रीपेटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल जो होता है ये होता है mv²/r। अब mv²/r आपको पता चल गया, तो यहाँ पे आपको सब चीज दिया हुआ है। m दिया हुआ है 6 kg का, v दिया हुआ है 10 यानी 10 का स्क्वायर 100 हो गया, और r दिया हुआ है आपको 3 मीटर इसका रेडियस है। तो यहाँ से आपका mv²/r आप फॉर्मूला में पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा 200 न्यूटन। तो कितना फोर्स चाहिए? इसको फोर्स चाहिए टोटल 200 न्यूटन का। तो चलिए देखते हैं 200 न्यूटन आपका कौन सा ऑप्शन है। तो आपका देखो ऑप्शन दूसरा जो है यह है 200 न्यूटन। आपका सही आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका सीधा प्रयोग है? हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम का प्रयोग है, आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल नहीं घटता है। क्या बोला जा रहा है कि एक सेकेंडी पेंडुलम में उसका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड नहीं घटेगा। कब नहीं घटेगा? तो आप जानते हो, एक अगर सेकेंडी पेंडुलम में उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड का। अब आपको बोला जाए घटेगा कब नहीं, लेकिन कोई भी पेंडुलम हो उसका जो टाइम पीरियड है वह लेंथ और जी पर डिपेंड करता है। आपको पता है क्या होता है? 2π√L/g ये होता है फॉर्मूला। अगर लेंथ बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और जी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। अब बोला जाए इसका लंबाई बढ़ता है, तो लंबाई बढ़ता है तो टाइम पीरियड इसका घटेगा नहीं, टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसको पृथ्वी तल से काफ़ी ऊंचाई पर ले जाते हैं। आपको पता है कि अर्थ के सरफेस से या तो आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, तो इसका जी का मान क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पृथ्वी तल से अगर ऊंचाई पर जाते हो तो जी का मान बढ़ेगा, और अपॉन में जी का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका टाइम पीरियड घटेगा। यानी इस केस में भी और नीचे जब जाते हो इस केस में भी, इन दोनों केस में जी का मान घटेगा। इस कारण से आपका क्या हो जाएगा कि टाइम पीरियड भी घटता जाएगा उसका। लेकिन सॉरी, जी का मान बढ़ेगा, मैंने गलती से बोल दिया घटेगा। जी का मान बढ़ेगा जिसके कारण से इसका टाइम पीरियड घटता जाएगा,
और अगर लंबाई बढ़ता है तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा केवल 1। ठीक है, यहाँ आपको पूछा क्या जा रहा था कि आवर्तकाल नहीं घटता है, यानी नहीं घटता है तो इसका मतलब हो गया कि आवर्तकाल बढ़ता है, और अगर आवर्तकाल बढ़ता है तो वो लंबाई बढ़ने के साथ ही बढ़ेगा। तो आपका सही आंसर होगा केवल 1। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको दो टेबल दिया हुआ है। पहला टेबल में आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं और दूसरा उसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो बल, शक्ति, पृष्ठ तनाव और ऊर्जा, तो इनका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। इसे मैच करना है कि किसका डायमेंशन क्या होता है। तो बल जानते हो ये क्या होता है, MLT-2, यानी बल का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, MLT-2। और इसके बाद है आपका शक्ति यानी पावर। पावर का भी आप जानते हो, पावर का डायमेंशन क्या होता है। तो पावर का डायमेंशन होता है ML2T-3। ML2T-3 कौन सा है, ये आपका 3। ठीक है, इसके बाद है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का क्या होता है, ये होता है MT-2। तो MT-2 ये हो जाएगा 2। और ऊर्जा, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा M2T-2। यानी आपका सही आंसर जो है, आप देखो इस 4 में से आपका सही आंसर कौन सा हो सकता है, यह है 2। ठीक है, बल का है MLT-2। उसके बाद है शक्ति, शक्ति का है आपका ML2T-3। और इसके बाद है आपका पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का हो सकता है MT-2। और ऊर्जा का होगा ML2T-2। अब देखो ये डायमेंशन आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रक उत्तर की दिशा की ओर 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है और वह फिर पश्चिम दिशा में ठीक इसी रफ्तार से जाने लगता है, तो वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक ट्रक है वह 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उत्तर की दिशा में जाता है और फिर वह पश्चिम की दिशा में मुड़ जाता है, उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रह जाता है। अब आपको बोला जा रहा है कि उसके वेलोसिटी में जो चेंजेस आए वो आपको बताना है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। इसमें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लो। 20 मीटर पर सेकंड उत्तर की तरफ है, फिर यह 20 मीटर पर सेकंड पश्चिम की तरफ हो गया, तो इसका जो फाइनल जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। सिंपल सा पहला बात आपको ये समझना है। और ये कौन सा डायरेक्शन होगा, देखो जहाँ से आपको डायरेक्शन निकालना है वहाँ पे इस तरह का आप से बनाओ। और आपको पता है कि ऊपर उत्तर होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले आप डायरेक्शन निकालो, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये डायरेक्शन में आ गया। दूसरा चीज आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो आप जानते हो मैग्नीट्यूड, ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ आप लगाओगे, ये है 20, ये भी है 20, और ये फाइनली आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, √20² प्लस 20², क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √800। ठीक है, 20² 400 होगा और फिर 20² करोगे 400 होगा, तो ये टोटल हो गया √800। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसका रूट निकालोगे, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 28.3। ठीक है, 28.3 मीटर पर सेकेंड करके 28.3 आएगा। और डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया, डायरेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आपको यहाँ से बस एक ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन किस तरह से निकलेगा। तो आपका ये हो गया 28.3 मीटर पर सेकेंड उत्तर पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। अगर लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार उसके भार का दोगुना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिफ्ट जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है, यानी वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है, और लिफ्ट का जो एक्सलेरेशन है वो है जी। अगला क्वेश्चन है कि एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवमान होती है, यानी तैरती है आसानी से, किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया पहले ही। अगला क्वेश्चन है कि किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर कोई दरवाजा है उसको आपको आसानी से खोलना है तो आप हैंडल कहाँ लगाओगे। देखो पहला है कब्जों के पास, यानी यहाँ पे अगर आपका कब्जा है तो यहाँ आप लगाओगे, या दूसरा ऑप्शन जो है मध्य बिंदु से दूर कब्जों के सामने, यहाँ है कब्जा, कब्जों के सामने मध्य बिंदु से दूर, यानी यहाँ पर लगाओगे। तीसरा है बीच में, यानी बीच गेट पर लगाओगे।
चौथा है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जो इसका जवाब है वो है वो प्रयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अगर ये है आपका गेट और अगर इसको आसानी से खोलना है तो आप हैंडल यहाँ लगाओगे कब्जों से बहुत दूर, ठीक है, जितना दूर हो सके आप कब्जों से दूर इसका हैंडल लगाओगे ताकि आप आसानी से इसको खोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे एक टॉर्क काम करेगा इसको खोलने के लिए, जो बल लगेगा, ठीक है, उसको तो फाइनली हम लोग बल आघूर्ण लगाएंगे यानी टॉर्क लगाएंगे, बल और दूरी का मल्टीप्लिकेशन जो होता है। तो जितना दूरी होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जितना डिस्टेंस यहाँ के बीच में होगा, यहाँ क्योंकि फोर्स आप यहाँ पर लगाओगे फाइनली, ठीक है, और इसका जो हिंजेस है कब्जा जो है वो यहाँ पर है, तो जितना दूर होगा उतना आसानी से आप इसको खोल पाओगे। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि कब्जे से दूर लगाना चाहिए, अधिक दूरी जितना हो सके। ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, इस कारण से आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल v से रेडियन r के वृत्त के समांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कोई कण है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है वो v है और जिस सर्किल में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पाथ का रेडियस r है। तो आपको पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन में ये मूव करेगा तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सप्रेशन, और एंगुलर एक्सप्रेशन को अगर आपको v में रिप्रेजेंट करना है तो वो होता है v स्क्वायर बाय r, ठीक है, v स्क्वायर बाय r, ये हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसके बाद है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो क्या है, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एक गोली टकराती है और एक घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में जाकर धंस जाती है, तो इस केस में क्या होगा, क्या संरक्षित रहेगा। आप अगर ऑप्शन में देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो चीज़ों का चर्चा किया गया, संवेग और गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले आंसर आप जान लो, इसका जो है आंसर वो है बी, यानी सिर्फ और सिर्फ संवेग यानी मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ इसमें काम करेगा, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, यानी संवेग इसका संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब देखो दो तरह का टकराव होता है, या तो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, ठीक है। तो अगर इलास्टिक टकराव हुआ तो उस केस में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों सुरक्षित रहता है, लेकिन इनइलास्टिक टकराव में सिर्फ और सिर्फ संवेग सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे आपका जो टकराव है वह इनइलास्टिक है, इस कारण से सिर्फ मोमेंटम सुरक्षित रहेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन एक स्थिर अल्फा कण के साथ टकराता है, न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा का भिन्न क्या होगा। क्या बोला जा रहा है कि एक गतिमान न्यूट्रॉन है, ठीक है, यानी मोबाइल न्यूट्रॉन है, और वह एक स्थिर अल्फा कण से टकरा जाता है। इस केस में न्यूट्रॉन द्वारा लुप्त गतिज ऊर्जा यानी जो भी उसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, उसका भिन्न क्या होगा। तो यहाँ से देखो आपको एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप जानते हो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इस न्यूट्रॉन का अगर शुरुआत का मान लो हम लोग वेलोसिटी मान लेते हैं u इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v, तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप इसका निकाल सकते हो कि लॉस कितना हुआ। तो चलिए सॉल्व करके इसको देखते हैं कि कितना इसमें इसके काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो हम लोग निकालेंगे वो क्या होगा, वो होगा EI माइनस EF अपॉन EI, ठीक है। ये आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो अभी लॉस उसको हो रहा है टकराने के बाद। तो EI आपने क्या देखा था, ये था हाफ mu स्क्वायर, और EF आपका क्या था, ये था हाफ mv स्क्वायर। तो आप इसको माइनस करो, हाफ mv स्क्वायर, अच्छा यहाँ से अपॉन EI है, यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस EF अपॉन EI, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा, आप दोनों का वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ mv स्क्वायर
और अपॉन एम यू स्क्वायर, तो हाफ हाफ खत्म हो जाएगा, एम एम खत्म हो जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा वी अपॉन यू का होल स्क्वायर। क्लियर है? आप इसको करके देखना कॉपी पे, आसानी से आप कर पाओगे। अब यहाँ से v का वैल्यू हम लोग को रखना है, क्योंकि अल्फा और न्यूट्रॉन का बात किया जा रहा है, इसी कारण से इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा m माइनस 4m, ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा m प्लस 4m, ये होगा। अब दोनों का स्क्वायर है तो आप इसको फाइनली स्क्वायर कर दो। यहाँ से अब आपका क्या आ जाएगा, अब आप देखो तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व, ऊपर वाले को सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3m और नीचे हो जाएगा 5m। तो फाइनली लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3m अपॉन 5m का होल स्क्वायर। यहाँ से m खत्म हो गया और यहाँ माइनस था तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9 अपॉन 25। इसको जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो होगा 16 अपॉन 25, ये निकलेगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस। तो यहाँ जो आपका सही आंसर था वो था 16 अपॉन 25, जो ऑप्शन 4 में है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्लैंक नियतांक की यूनिट यानी इकाई क्या है। प्लैंक कांस्टेंट आप जानते हो, तो प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट है जूल सेकेंड, ठीक है, आपका 1 नंबर ऑप्शन में जूल सेकेंड, ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट। प्लैंक कांस्टेंट क्या है इसका यूनिट, जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें जो भी क्वेश्चन आए मैक्सिमम क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मेरे मुंह से अचानक से निकल जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर आपको हर एक क्वेश्चन में मिल जाता है क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मैं क्या करूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, यानी एक कोई भी वस्तु जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये आपको बोला जा रहा है कि जो डिस्टेंस है वह समय के स्क्वायर के समानुपातिक है। इसका त्वरण क्या होगा। अब आपको पता है कि यहाँ से आपको देखो दो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि त्वरण यानी एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना हो तो आप सबसे पहले अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस को एक बार जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है, और फिर जब दूसरे बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तब जाके आपको एक्सेलरेशन मिलता है। यानी यहाँ पे आपका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता है। तो यहाँ से आप ये लिख लो डिस्टेंस इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, मैं समानुपाती को हटा दिया मैंने, और के कोई है, के कांस्टेंट के ले लो तो इक्वल हो गया ये, ठीक है। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव आप लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2kt, ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। और ये निकल जाता है वेलोसिटी, और एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा आपका 2k, यहाँ से t खत्म हो जाएगा। तो अब आपने क्या देखा, ये टाइम के इंडिपेंडेंट हो गया इसका एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जो त्वरण होगा वह क्या होगा, वो देखो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है वर्धमान, ह्रासमान, शून्य या अपरिवर्ती। यहाँ पर आकर आपका जो आंसर है वह हो जाएगा अपरिवर्ती, यानी ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अपरिवर्ती का मतलब क्या होगा, परिवर्तन इसमें नहीं होगा। तो देखो बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर अगर था तो आप आसानी से उसको मार सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ से इसका हो गया कि एक्सप्रेशन कांस्टेंट होगा, अब एक्सप्रेशन इसके आगे चेंज नहीं होने वाला है। तो आपका सही आंसर क्या था, सही आंसर था 4। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक प्रक्षेपक का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है तो प्रक्षेपण का कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या बोल रहा है कि एक प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टाइल का जो क्षैतिज परास है, परास होता है रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वह उसके अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना है, यानी ये होता है इसका अधिकतम ऊंचाई और ये होता है रेंज। तो ये रेंज जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है हाइट का 4 गुना, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका कोण, प्रक्षेपण का, प्रोजेक्टाइल का जो कोण होगा वो कितना होगा। तो ये अगर प्रोजेक्टाइल है तो इसका ये कोण कितना है ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं और किस तरह से वो अप्लाई होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है
तो प्लेलिस्ट से जाओ, वहाँ से प्रोजेक्टाइल का चैप्टर निकाल कर आप पढ़ लो। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इजीली क्वेश्चन इससे बना सकते हो। तो देखो यहाँ जो हम लोग का फॉर्मूला यूज हुआ है वो हुआ है रेंज का और फिर मैक्सिमम हाइट का। तो रेंज का इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता है रेंज। और जो मैक्सिमम हाइट इसका होता है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये दो फॉर्मूला हम लोग का अभी यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये दो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। रेस्ट चीजें अगर आपको समझनी है तो आप वहां से जाकर समझ लो। अब आपको बोला जा रहा है कि ये अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसका जो रेंज है वह इसके हाइट का 4 गुना है। तो आप इस दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। रेंज क्या हो गया, ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इक्वल टू 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जी से जी खत्म हो जाएगा, यानी इन शॉर्ट आपका आ गया कि साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 4/2 था तो वहां से आप डिवाइड करके 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लो इसको। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा यूज होता है, ठीक है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको फॉर्मूला पता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो 2 से ये 2 चला जाएगा और साइन स्क्वायर है यहाँ से, तो 1 साइन थीटा से आपका 1 साइन थीटा चला जाएगा। यानी अगर यहाँ पर आप देखो तो आप अगर कॉस थीटा को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो हो गया आपका टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका फिजिक्स कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बस आपका प्योरली मैथ था। जो आपको ट्रिगो का थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो यूज हुआ है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रिगो का कॉन्सेप्ट यूज होता ही होता है। अगर आपको दे दिया कोई भी, यहाँ पे मान लो यहाँ तो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से वेलोसिटी का जो मान लो कोई भी वेलोसिटी अगर इसको दिया जाता है तो इसका एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली जाता है और एक वर्टिकली जाता है। तो अगर ये भी निकालने अगर दे दे आपको तो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है पाइथागोरस का और ट्रिगो का, तभी आप इसको निकाल पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो फाइनली था वो कितना आ गया, वो आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका सही आंसर था 45 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन है और आपका कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए। अगर ट्रिगो आपका क्लियर है तो आप आसानी से इसको बना सकते हो। बहुत इजी इसमें चीज़ें होती हैं, बस आपको 3 फॉर्मूला होता है वो याद रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई यानी यूनिट होती है। तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से एक ही यूनिट किसका है, यानी सेम डायमेंशन किसका है। कार्य और शक्ति का एक यूनिट नहीं होता है, ठीक है। कार्य का आपको पता है कि कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर आप देखो तो जूल होता है, और शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है वाट, यानी दोनों बराबर नहीं है। दूसरा है बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण, इसका भी बराबर नहीं होता है। तीसरा है आपका कार्य और बल आघूर्ण, तो कार्य और बल आघूर्ण का एक होता है, ठीक है। कार्य का कितना होता है, ये होता है जूल, और बल आघूर्ण का क्या होता है, ये होता है आपका न्यूटन मीटर। और जूल को आप जब कन्वर्ट करते हो तो ये भी हो जाता है न्यूटन मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर दोनों हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों का डायमेंशन सेम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयां या यूनिटें अगर उसको आप बोलो तो क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड चुनी गई, तो इस प्रणाली में बल की इकाई क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। और देखो ये सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप देखो, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि आपने एक विशेष तरह का यूनिट लिखा, एक खास यूनिट लिखा, जिसमें से आप लेते हो जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ लेते हो आप 10 सेंटीमीटर, द्रव्यमान लेते हो 10 ग्राम
और समय लेते हो 0.1 सेकेंड, तो इसमें फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो यहाँ से फोर्स का आपका प्योरली फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है तो आप फिर उसको पुट करके निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है आपका फॉर्मूला m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सलेरेशन। और आपको दिया हुआ है, देखो मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यहाँ से अब आपको एक्सलेरेशन का भी वैल्यू निकालना होगा, किस फॉर्म में, तो अब इसको फिर डायमेंशन में आपको तोड़ना होगा। अगर डायरेक्टली मैं इस फॉर्मूले को नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली डायमेंशन लिखता हूँ, तो F इक्वल टू होता है mL/t-2। यहीं से आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आप डायमेंशन लिख लो mL/t-2। मास आपको देखो, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मास दिया हुआ है 10 ग्राम, ठीक है। L यानी लेंथ दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, और T जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब नॉर्मली आप यहाँ पे ध्यान देना मेरे बातों पर, नॉर्मली जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो मास हमेशा केजी में होता है। तो इसको आप कन्वर्ट करो केजी में, तो आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, लेंथ आपका होता है मीटर में, तो आप 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। और टाइम जो होता है वो होता है आपका सेकेंड में, तो आपका 0.1 सेकेंड है, यानी ये टाइम आपका सही है। यहाँ से पॉइंट अगर हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है। अब देखो यहाँ से अब आपका फोर्स जो होता है वो इस पर पावर 2 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, और इस पर पावर 1 होगा, और इस पर भी पावर 1 होगा। ये बातें आपको समझ में आई। यहाँ से अब आपको मल्टीप्लाई करना है सबको। अब देखो यहाँ से मैं इस दोनों जीरो को मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से ये दोनों आपका कट गया। अब इसको आप इक्वेट करो, आप कॉपी पे लिख कर इक्वेट करना, ठीक है, आप आसानी से इसको निकाल पाओगे। यहाँ देखो बस ध्यान ये रखना है, ये टाइम जो है ये -2 है, यानी ये नीचे आपका 1/10 पर पावर -2 है, यानी ये 10 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। आपको -2 का वैल्यू आपको पता है कि अगर पावर में -2 होता है, इसका मतलब अगर मान लो सिंपल सा कि 1 पे पावर -1 है, इसका मतलब हो गया 1/1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, जिनको नहीं आता है मैं उनके लिए मैंने बताया, ठीक है। यहाँ से आप आपका इसका जो दूसरा आप लिखोगे, ये क्या लिखोगे, ये 10 चला जाएगा आपका ऊपर, यानी ये हो गया आपका 10 स्क्वायर ऊपर पे, यानी ये हो जाएगा 100, और नीचे आपका आ गया ये 3 0 यहाँ से, ठीक है। अब ये है आपका फोर्स फाइनली निकलेगा न्यूटन में। तो यहाँ से आप देखो ये 3 0 से ये खत्म हो जाएगा, यानी ये बच गया आपका कितना, 0.1 न्यूटन, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर निकलेगा 0.1 न्यूटन। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका 0.1 न्यूटन था। अब देखो ये ऑप्शन 1 जो है ये आपका 0.1 न्यूटन है, तो इस फॉर्म में आपका यही आंसर होगा, ये सही है, ठीक है।